अगर मौत का इतना ही डर है तो अपनी माँ का आंचल पकड़कर घर बैठो। यहाँ सिर्फ औलाद टिकेंगे। सपना देखा था ना, वर्दी पहननी है, रुतबा चाहिए। उस रात एकेडमी के गेट पर मेरे उस्ताद ने यही बात कही थी। सुन लो बे, ये वर्दी बाजार में नहीं मिलती। इसे अपनी हड्डियों के चूरे और पसीने के नमक से कमाना पड़ता है। यहाँ तुम इंसान नहीं, सिपाही बनने आए हो। और सिपाही कभी थकता नहीं है, वो सिर्फ रुकता है, या तो जीत के बाद या शहादत के बाद। रात के 2 बज रहे थे। दिसंबर की वो काली और हड्डियां गला देने वाली ठंड। हम 50 लड़के सिर्फ एक बनियान में उस बर्फीले कीचड़ वाले मैदान पर दौड़ रहे थे। ओंस गिर रही थी और अगर एक भी उंगली हिली या जरा भी शरीर हिला तो उस्ताद का बैंड पीछे से पड़ता। बैंड की गूंज इतनी भयानक थी कि सुनने मात्र से ही रूह कांप उठती थी। मेरे बगल वाला लड़का आर्यन सिसकने लगा, नितिन, मैं भाग रहा हूँ यार, ये जुल्म है। मैंने गर्दन नहीं घुमाई, बस इतना पूछा, घर जाकर क्या मुंह दिखाएगा कि हार कर आ गया। अपनी माँ की आंखों में देख पाएगा जो तेरी वर्दी का इंतजार कर रही है। वो चुप हो गया, पर असली रगड़ा तो तब शुरू हुआ जब उस्ताद ने हमें उस 10 फुट गहरे सड़े हुए गंदे नाले में कूदने को कहा। उस्ताद बोले, इस नाले की गंदगी तुम्हारे बदन को छुएगी, पर याद रखना, जिस दिन वर्दी पहनोगे ये बदन गंगा जैसा पवित्र हो जाएगा। कूदो। हम उस काले पानी में गले तक डूब गए थे। तभी अचानक कैंप का सायरन बज उठा। ये ड्रिल का सायरन नहीं था, ये इमरजेंसी सायरन था। पूरे एकेडमी की लाइट कट गई थी। अंधेरे में उस्ताद की आवाज गूंजी, कोई हिलेगा नहीं, सब अपनी जगह फ्रीज हो जाओ। तभी मुझे महसूस हुआ कि नाले के कीचड़ के नीचे मेरे पैर के पास कुछ भारी और लोहे जैसी चीज है। मैंने हाथ डालकर नीचे से वो चीज निकाली। उसे देखकर पूरी टीम के गले की आवाज बंद हो गई। उस्ताद ने अपनी टॉर्च मेरी हथेली पर मारी। वहाँ एक पुराना रेडियो सेट था जिसमें एक डरावनी आवाज थी। किसी विदेशी भाषा में कोई कोड बोला जा रहा था। उस्ताद का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और हवा में फायर किया। बोले, कैडेट्स, ट्रेनिंग खत्म, अब असली जंग शुरू हो गई है। दुश्मन हमारे बीच आ चुका है। अचानक एक धमाका हुआ। वो धमाका इतना जोरदार था कि नाली का पानी हमारे चेहरे पर गिरा। उस्ताद की टॉर्च की रोशनी उस पुराने रेडियो सेट पर पड़ी जो मेरी हथेली में था। उसमें से अजीब खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर एक ठंडी आवाज गूंजी, टारगेट लॉक्ड, 30 मिनट्स टू इम्पैक्ट। उस्ताद ने झपट्टा मारा और वो रेडियो मेरे हाथ से छीन लिया और उसे पत्थर पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी आंखों में वो डर नहीं था जो हमें लग रहा था। वहां सिर्फ एक योद्धा खड़ा था। उन्होंने अपनी पिस्तौल म्यान से निकाली और दहाड़े, सब नाले से बाहर निकलो, अभी रेंगो मत, भागो। अगर एक भी कैडेट पीछे छूटा तो समझो वो शहीद हो गया। हम सब कीचड़ से लथपथ थे, कांपते हुए बाहर निकले। हम भाग रहे थे, पर पीछे मुड़कर देखा तो एकेडमी की मुख्य बिल्डिंग की लाइट बंद थी। पूरा कैंप
एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। भागते भागते आर्यन का पैर एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिरा। उसका घुटना फट चुका था। वो चीखा, नितिन मुझे छोड़ दे भाई, मेरी टांग जवाब दे गई है। उस्ताद सही कहते थे, मैं इस काबिल हूं ही नहीं। मैंने उसे पीछे से पकड़ा और खींचकर खड़ा किया। उसके चेहरे पर जमा कीचड़ पोंछा और चिल्लाया, ओए! काबिलियत शरीर से नहीं, यहाँ से आती है। उस्ताद ने मुझे गालियां दी ताकि तू टूटे नहीं बल्कि जुड़कर पत्थर बन जाए। आज अगर तू यहीं रुक गया अपनी उस माँ को भी हरा देगा जिसने तुझे शेर कहकर विदा किया था। खड़ा हो। उसने मेरे कंधे का सहारा लिया और फिर से दौड़ने लगे। तभी उस्ताद ने हमें एक पुराने आर्मरी के पास रुकने का इशारा किया। उस्ताद ने आर्मरी का भारी लोहे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उस्ताद ने अपनी टॉर्च अंदर मारी पर वहां बंदूकें नहीं थी। वहां फर्श पर हमारे उस्ताद के खून के साथ सने हुए जूते के निशान थे। वो अंदर की तरफ जा रहे थे। तभी दीवार पर लगे एक पुराने स्पीकर से वही आवाज गूंजी, नंबर 401 स्वागत है। उस्ताद रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से कहा, कैडेट्स, ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। यह वही दुश्मन है जो 10 साल पहले मेरे सबसे अच्छे कैडेट को निकल गया था। आज वो वापिस आ गया है और उसे तुम में से एक की तलाश है। तभी छत से एक भारी जंजीर नीचे गिरी और आर्यन को ऊपर ले गई। आर्यन कहाँ गया और वो दुश्मन कौन था जो 10 साल बाद वापिस आया है? चारों तरफ अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि आर्यन कहाँ पर गया। मैंने अंधेरे में हाथ मारा। मेरे हाथ में आर्यन नहीं, सिर्फ हवा आई। उस्ताद ने तुरंत अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। छत खाली थी। लोहे के कुंडे हिल रहे थे पर आर्यन का कहीं नामो निशान नहीं था। उस्ताद ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और पीछे खींचा। पागल मत बन नितिन। वो जो कोई भी है वो हमें अलग करना चाहता है। फौज का पहला नियम, कभी अकेले मत पड़ो। अपनी पीठ मेरी पीठ से सटा ले और अपनी आंखें खुली रख। हम दोनों एक दूसरे की पीठ से लगकर खड़े हो गए। आर्मरी की ठंडी दीवारें और हमारे हाँफने की आवाज। तभी आर्मरी के दूसरे कोने से एक खुरचने की आवाज आई। उस्ताद की टॉर्च की रोशनी वहां पहुंची। एक पुरानी जंग लगी अलमीरा के ऊपर कोई बैठा था। उसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थी और हाथ में एक लंबी और नंगी तलवार थी। उस्ताद धीमे से बोले, नंबर 401, तुम तो उस बर्फीले तूफान में दब गए थे। वो साया हंसा। उसकी हंसी में कोई इंसानियत नहीं थी। उसने कहा, उस्ताद, आपने ही तो सिखाया था कि फौजी कभी मरता नहीं। मैं वापिस आया हूँ अपना डॉग टैग लेने जो इस लड़के नितिन के पास है। मैं कांप उठा। मेरा हाथ अनजाने में अपनी जेब की तरफ गया जहां वो नाले से मिला डॉग टैग रखा था। उस्ताद ने चिल्लाकर कहा, नितिन, ये इसे मत देना। यह टैग सिर्फ एक पहचान नहीं है, इसमें उन गद्दारों का राज है जिसे इसने 10 साल पहले छिपाया था। तभी वो साया छत से नीचे कूदा
उस्ताद ने अपनी खाली पिस्तौल को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और उससे भिड़ गए। उस्ताद बूढ़े जरूर थे, पर उनकी फुर्ती किसी चीते जैसी थी। उन्होंने लड़ते हुए चिल्लाया, नितिन भाग, आर्यन को ढूंढ, वो पीछे वाले गोदाम में हो सकता है, इसे मैं संभाल लूंगा। मैं पीछे के अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ा, दिल सीने को चीरकर बाहर आने को तैयार था। तभी मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी, नितिन बचाओ, यहाँ नीचे। मैं एक पुराने तहखाने के दरवाजे के पास रुका। मैंने दरवाजा खोला और नीचे टॉर्च मारी। नीचे आर्यन था, पर वो अकेला नहीं था। तहखाने के फर्श पर दर्जनों कफन बिछे थे और उन कफनों के बीच में आर्यन बंधा हुआ था। जैसे ही मैंने नीचे कदम रखा, तहखाने का बाहरी दरवाजा ऊपर से बंद हो गया। बाहर से एक अजनबी की आवाज आई, स्वागत है नितिन, आज तुम ट्रेनिंग नहीं, आज तुम अपनी शहादत की रिहर्सल करोगे। ऊपर से दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। मैंने अपनी टॉर्च नीचे मारी। चारों तरफ सफेद कफन बिछे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी मुर्दा घर में आ गया हूँ। आर्यन फर्श पर पड़ा था, उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। जैसे ही मैंने उसे खोलने के लिए कदम बढ़ाया, मेरा पैर एक कफन के कोने के साथ टकराया। वो कफन सरक गया और जो अंदर था उसे देखकर मेरा कलेजा हलक में आ गया। वो इंसान नहीं था, वो लकड़ी का पुतला था जिन पर हमारी एकेडमी की पुरानी वर्दी चढ़ाई गई थी। हर पुतले के सीने पर एक नंबर लिखा था, 398, 399, 400 और फिर खाली जगह। उस्ताद की आवाज ऊपर से गूंजी, जैसे कि वो किसी से लड़ रहे हों, नितिन नीचे मत देखना, वो सिर्फ एक दिमागी खेल है। अपनी आंखें बंद कर और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। तभी तहखाने के कोने से एक ठंडी हंसी आई। वही 401 नंबर वाला साया। वो छत से किसी गुप्त रास्ते से नीचे आया, हाथ में वही पुरानी नंगी तलवार लिए। बोला, उस्ताद झूठ बोल रहे हैं नितिन, ये पुतले नहीं, ये उन कैडेट्स की यादें हैं जो इस एकेडमी की सच्चाई जान गए थे। तहखाने की दीवार पर एक नक्शा था, वो किसी पहेली की तरह चमक रहा था। उस्ताद ऊपर लड़ रहे थे और यहाँ नीचे वो 401 नंबर वाला साया हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा था, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को तड़पाता है। उसने अपनी तलवार जमीन पर रगड़ी। एक चिंगारी उठी। नितिन, तुझे लगता है उस्ताद तुझे बचा रहे हैं? ये नक्शा, ये डाक टैग, ये सब एक जाल है। 10 साल पहले मुझे भी यही रास्ता दिखाया गया था और जब मैं उस दरवाजे के पार पहुंचा तो वहां आजादी नहीं, सिर्फ गहरी खाई थी। आर्यन का हाथ कांप रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर फुसफुसाया, नितिन, ये झूठ बोल रहा है, हमें उस्ताद पर भरोसा करना होगा। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक दिमागी खेल है। मैंने अपनी टॉर्च उस दीवार के नक्शे पर और करीब से मारी। नक्शे के अंत में एक निशान था, एक मुट्ठी जो हमारी एकेडमी का लोगो थी। मैंने अपनी मुट्ठी कसी और दीवार के उस खास पत्थर पर दे मारी। दीवार के पीछे से एक गर की आवाज आई और एक छोटा सा रास्ता खुला। धूल उड़ी, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। तभी वो साया 401 चिल्लाया, मत जाओ, वहां मौत है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था।
मैंने कहा, सुन, फौज में हमें एक बात सिखाई जाती है। मैंने कहा, सुन, फौज में हमें एक ही बात सिखाई गई है, जब रास्ता समझ ना आए तो सामने वाले खतरे में कूद जाओ। डर से मरना हमें नहीं आता। मैंने आर्यन को धक्का दिया और हम कूद गए और हम उस आर्मरी से बाहर निकल गए। सुरंग से बाहर निकलते ही बर्फीली हवा ने हमारे चेहरों को जैसे चाबुक से मारा। सामने डेथ वैली थी, एक गहरी खाई जिसके ऊपर से लोहे के दो पतले रास्ते गुजर रहे थे। एकेडमी में सुना था कि यहाँ गिरने का मतलब है सीधे मौत। आर्यन ने नीचे देखा और अपना सिर पकड़ लिया। नितिन, हम यहाँ से नहीं जा सकते, ये सुसाइड है। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और चीखा, सुसाइड तब होगा जब तू यहीं रुक जाएगा। पीछे वो साया और ऊपर उस्ताद की जंग। अगर हमें मदद लानी है तो इस खाई को पार करना पड़ेगा। अपनी बेल्ट निकाल और इस रस्से में फंसा। तभी सुरंग के मुहाने पर वो 401 नंबर वाला साया फिर से खड़ा हो गया। उसके हाथ में अब तलवार नहीं बल्कि एक जली हुई मिसाल थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने कहा, उस्ताद ने मुझे यहीं धक्का दिया था, आज तुम्हारी बारी है। मैंने रस्से को जोर से पकड़ा। लोहे की वो ठंडी छुअन मेरी हथेली को छील रही थी। मैंने आर्यन की तरफ देखा, वो बर्फ में थरथरा रहा था। मैंने कहा, आर्यन, याद है ना उस्ताद क्या कहते थे, जब मौत सामने खड़ी होकर मुस्कुराए तो उसे अपनी आंखों का पागलपन दिखाओ। आज ये रस्सा हमारी फांसी का फंदा नहीं, हमारी कामयाबी की सीढ़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में एक पल के लिए मानो डर रुक गया हो। फिर एक बिजली जैसी दहाड़। उसने अपनी बेल्ट रस्से में डाली और चिल्लाया, ये तो कुछ भी नहीं है उस्ताद। हम दोनों रस्से पर लटक गए। नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी और ऊपर बर्फीली मौत। हम रस्से के आधे रास्ते पर पहुंचे थे और अचानक रस्सा तड़ तड़ करके टूटने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वही साया अपनी मिसाल से उस लोहे के रस्से के जोड़ को पिघला रहा था। तभी ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक जोरदार धमाका हुआ। उस्ताद की आवाज गूंजी, नितिन, रास्ता छोड़ो और दाईं तरफ कूदो, वहां बर्फ की एक गुप्त सुरंग है। मैंने दाईं तरफ देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था और पीछे से रस्सा आखिरी बार झटका। जैसे ही रस्सा टूटा, मैंने आर्यन का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दाईं तरफ उस काली गुफा के मुंह की ओर छलांग लगा दी। हम बर्फ के ढेर पर गिरे और लुढ़कते हुए गुफा के अंदर जा पहुंचे। बाहर खाई में रस्सा गिरने की आवाज गूंजी, जैसे कोई दानव अपना मुंह बंद कर रहा हो। आर्यन का चेहरा पीला हो गया था। उसके कंधे की हड्डी शायद खिसक गई थी। वो सिसका, नितिन, हम जिंदा हैं, उस्ताद कहाँ है? मैंने अपनी टॉर्च जलाई। गुफा की दीवार बर्फ की नहीं बल्कि पुरानी ईंटों की थी। ये एकेडमी का एक पुराना बंकर था जो नक्शे से मिटा दिया गया था। जैसे ही हम अंदर बढ़े, दीवारों पर हजारों नाम लिखे थे, उन कैडेट्स के जो एकेडमी कभी पूरी तरह नहीं कर पाए। और सबसे आखिर में एक नाम चमका, नंबर 401, विक्रम। तभी गुफा के अंदर से उस्ताद की आवाज गूंजी, पर इस बार उनकी आवाज में वो कड़कपन नहीं था, एक गहरा दर्द था। नितिन, तुम पहुंच गए। अब जो देखोगे उसे देखकर अपनी कसम मत तोड़ना। उस्ताद बोले, नितिन, 10 साल पहले विक्रम 401 मेरा सबसे बेहतरीन कैडेट था। एक रात उसे पता चला एकेडमी सिर्फ
ट्रेनिंग नहीं देती। ये हमारे देश के उन गद्दारों को पकड़ने का जाल है जो यहाँ घुसपैठ करते हैं। विक्रम ने अकेले ही उन 5 गद्दारों को मारा था, पर खुद को नहीं बचा सका। वो मरा नहीं, वो पागल हो गया। वो साया जो बाहर है वो विक्रम ही है। वो आज भी अपनी अधूरी ट्रेनिंग को पूरा कर रहा है। आर्यन कांप उठा। मैंने उस्ताद की तरफ देखा और कहा, उस्ताद, आपने हमें सिखाया था कि फौज कभी अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ती। अगर विक्रम पागल हो गया है तो उसे मारना नहीं, उसे घर वापिस ले जाना हमारा फर्ज है। उस्ताद ने सिर झुकाया और बोला, वही तो मुश्किल है नितिन। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास वो डॉग टेल है जो उसे लगता है कि उसकी आजादी की चाबी है। तभी गुफा के मुहाने पर वही मिसाल फिर चमकी। विक्रम 401 अंदर आ चुका था। उसकी आंखों में वो पुरानी आग थी। उसने अपनी तलवार उठाई और उस्ताद की तरफ इशारा किया। तभी बाहर से एक आवाज आई, हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज और एकेडमी का इमरजेंसी अलार्म। उस्ताद खड़े हुए और बोले, नितिन, बैकअप आ गया है और विक्रम को जिंदा पकड़ना होगा। अगर आज ये मारा गया तो 10 साल की तपस्या धूल में मिल जाएगी। क्या तुम बिना हथियार के एक पागल शिकारी को रोक पाओगे? विक्रम 401 हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं था, बल्कि एक अधूरा मिशन था। उसने अपनी तलवार को पत्थर पर रगड़ा, जिससे चिंगारियां उठी। उस्ताद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था, पर उनकी अंगुलियां ट्रिगर पर नहीं थी। उनकी आंखों में अपने सबसे अच्छे कैडेट के लिए वो दर्द था जो सिर्फ एक गुरु समझ सकता है। उन्होंने फुसफुसाया, नितिन, ये हमें दुश्मन समझ रहा है। 10 साल का अंधेरा इसके दिमाग पर हावी हो चुका है। अगर हेलीकॉप्टर की फोर्स अंदर आई तो वो इसे देखते ही शूट कर देगी। मैंने अपनी खाली हथेली उसकी तरफ की। आर्यन पीछे हट रहा था, पर मैंने उसे थाम लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, नंबर 401 रिपोर्टिंग सर। विक्रम रुक गया। उसकी तलवार का सिरा जमीन को छूने लगा। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की, जैसे उसे कुछ याद आया हो। मैंने अपनी जेब से वो डॉग टेल निकाला और ऊपर हवा में लहराया। ये तुम्हारा है। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। उस्ताद तुम्हें घर ले जाने आए हैं। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए इंसानियत चमक आई। तभी गुफा के मुहाने पर गद्दारों की एक टुकड़ी पहुंच गई। वही लोग जो 10 साल से विक्रम के पीछे थे। हेलीकॉप्टर हमारा नहीं था, वो उन घुसपैठियों का था जो अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से सबको खत्म करना चाहते थे। उस्ताद चिल्लाए, नीचे झुक जाओ, ये बैकअप नहीं, ये कयामत है। तभी पहली बार विक्रम ने अपनी तलवार घुमाई, पर हमारी तरफ नहीं, उन घुसपैठियों की तरफ। वो एक साए की तरह उन पर टूट पड़ा। मैंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, ये मौका है, उस्ताद को सुरक्षित बाहर निकालो। मैं विक्रम के साथ उन लोगों को रोकूंगा। याद है ना, फौजी कभी अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ता। आर्यन के चेहरे पर अब डर नहीं था। उसने उस्ताद का कंधा पकड़ा और बोला, उस्ताद चलिए। नितिन सही कह रहा है। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई थी। विक्रम उन 5 बंदों से अकेला भिड़ गया था। मैंने एक गिरी हुई लाठी उठाई और पीछे से कूद पड़ा। तभी एक ग्रेनेड हमारे पास आकर गिरा। धुआं धुआं हो गया। जब धुआं छटा तो मैंने देखा कि विक्रम ने वो ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी पिन निकल चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और 10 साल में पहली बार मुस्कुराया। बोला, नितिन, ट्रेनिंग पूरी हुई,
डॉग टेल संभाल कर रखना। क्या विक्रम ने खुद को कुर्बान कर दिया? और क्या नितिन उस धमाके से बच पाया? कान फाड़ देने वाला धमाका, मलबे के गिरने की आवाज, धमाके की लहर इतनी तेज थी कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ सफेद धुआं था और कान में एक तीखी आवाज। मैंने जमीन पर हाथ मारा। बर्फ और गर्म मलबे के बीच मेरी उंगलियां किसी चीज के साथ टकराई। वो डॉग टेल था जो विक्रम ने अपनी आखिरी सांस से पहले मुझे थमा दिया था। मैंने मुट्ठी कसी और उठने की कोशिश की। धुआं छंटा तो सामने का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। विक्रम जमीन पर शांत पड़ा था। उसके चेहरे पर अब वो डर या पागलपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जैसे कोई बहुत लंबा सफर तय करके आया हो। गद्दारों का हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था। उसकी सर्च लाइट हमें ढूंढ रही थी। तभी उस्ताद की दहाड़ गूंजी, नितिन झुक जा, अब ये हमारी एकेडमी नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है। उठा अपनी लाठी और दिखा उन्हें कि एक निहत्था कैडेट भी 10 गद्दारों पर भारी पड़ सकता है। आर्यन मेरे बगल में खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे। आर्यन मेरे बगल में खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में अब वो शहर वाला लड़का नहीं था। उसकी आंखों में अब एक फौजी का जुनून था। उसने एक पत्थर उठाया और बोला, नितिन, आज इन गोलियों की आवाज को अपना म्यूजिक बना ले। चल, आज इन्हें बताते हैं कि रगड़ा असल में होता क्या है। हम दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ली। ऊपर से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हुई, पर हमने डरना कब का छोड़ दिया था, क्योंकि जिस इंसान ने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो, उसे फिर दुनिया का कोई भी हथियार नहीं डरा सकता। जैसे ही वो गद्दार नीचे उतरने लगे, उस्ताद ने अपनी जेब से एक पुराना रिमोट निकाला। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। बोले, नितिन, इस एकेडमी की असली ताकत हथियार नहीं, ये जमीन है। उन्होंने बटन दबाया। अचानक पूरी पहाड़ी हिलने लगी। एकेडमी के पुराने टावर से एक विशाल भारतीय तिरंगा लहराया और उसके पीछे से 2 चीता हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकले। उस्ताद बोले, गेम ओवर, असली बैकअप अब आया है। पर तभी विक्रम के शांत शरीर ने एक हरकत की। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे पैर को पकड़ लिया। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी, नितिन, टैग के पीछे देखो, असली राज वहां है। मैंने टैग पलटा। उसके पीछे एक छोटा सा चिप लगा था। उस चिप में क्या था? क्या वो विक्रम की गद्दारी का सबूत था या देश को बचाने का आखिरी हथियार? जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टरों की लाइटें उस अंधेरी गुफा पर पड़ी, गद्दारों के चेहरे पर मौत का साया नाचने लगा। जो हमें शिकारी समझ रहे थे, अब वो खुद शिकार बन चुके थे। मैंने विक्रम के हाथ से वो टैग पूरी मजबूती से पकड़ लिया। उसके पीछे छिपी उस छोटी चिप को मैंने उस्ताद की तरफ बढ़ाया। उस्ताद ने उसे अपने हाथ में लिया और उनकी आंखों में एक कतरा आंसू बर्फ का गिर गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, नितिन, ये कोई साधारण चिप नहीं है, इसमें उन 100 गद्दारों का लिस्ट है जो हमारे सिस्टम के अंदर दीमक की तरह घुसे हुए हैं। विक्रम 10 साल से इसी चिप की हिफाजत कर रहा था। वो पागल नहीं था, वो सिपाही था जो अपनी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कमांडोज नीचे उतरे। गद्दारों को घुटने के बल बिठाया गया। एकेडमी का मैदान अब तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ लग रहा था। आर्यन मेरे पास आया। उसके चेहरे पर अब वो डरपोक मुस्कान नहीं थी। उसने अपनी फटी हुई वर्दी को ठीक किया
और उस्ताद के सामने सीधा खड़ा हो गया। उस्ताद ने हम दोनों की तरफ देखा। उनकी सख्त आंखें आज पहली बार नम थी। उन्होंने कहा, कैडेट्स, आज तुमने ट्रेनिंग पूरी नहीं की। आज तुमने इतिहास लिखा है। तुम आज से कैडेट नहीं, तुम आज से भारतीय सेना के फौलाद हो। मैंने झुककर विक्रम के माथे को छुआ। उसका शरीर ठंडा था, पर उसकी शहादत की आग मेरे सीने में जल रही थी। मैंने आर्यन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, देखा भाई, इसे कहते हैं एंजॉइंग मोड। जब मौत को भी लगे कि वो गलत बंदे से टकराई है। अगले दिन सुबह की पहली किरण जब एकेडमी के ऊंचे खंबे पर लगे तिरंगे को सूर्य की किरणें छू रही थी, हम सब वहां सावधान की मुद्रा में खड़े थे। विक्रम का शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ था। उस्ताद ने उसे आखिरी सलामी दी और मेरे हाथ में एक नई वर्दी थमाई। उस वर्दी पर मेरा नाम लिखा था, नितिन सिंह। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन वादा किया, विक्रम भाई, आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब वो टैग मेरे सीने पर धड़केगा और हर गद्दार को बताएगा, एक फौजी कभी नहीं हारता। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रगड़े की जिसने एक आम लड़के को सिपाही बना दिया। याद रखना, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर इरादे फौजी हैं तो जीत तुम्हारी ही होगी। जय हिंद।